हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जीपेड द स्टेयर ऑफ सक्सेस में। आई एम राहुल अहिरवार, फाउंडर ऑफ टारगेट जीपेड। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, पल्मोनरी सिस्टम भी इसको बोलते हैं और हिंदी में बोले तो श्वसन तंत्र। ह्यूमन एनाटॉमी के मेजर फंक्शन में से एक है स्टूडेंट्स स्केलेटल सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी तक आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी है तो इसके बाद ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, ये समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे उसके फंक्शन को कि रेस्पिरेटरी सिस्टम किस लिए होता है, क्या उसका काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें हम फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो मेन फंक्शन होता है हमारा एयर डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, ये हमारा एयर डिस्ट्रीब्यूटर होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे ऑल ओवर बॉडी में लंग्स के थ्रू जो है कि एयर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, किसके थ्रू? लंग्स के थ्रू हमारी जो एयर है ब्लड में जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, उसके बाद जो है कि ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। तो ये सबसे पहला हमारा काम करता है एयर डिस्ट्रीब्यूटर का। अगर दूसरा फंक्शन की बात करें तो गैस एक्सचेंजर का भी काम करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, लंग्स के अंदर जो एल्विलाई होती है, जिनको हम अभी आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे किस तरह से गैस एल्विलाई हमारी कैपिलरीज के साथ कनेक्ट होके ये गैस एक्सचेंज का काम करती है। तो ये हमारा गैस एक्सचेंज करता है। लंग से हमको ऑक्सीजन मिलती है ब्लड के अंदर, देन ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू जाकर और बाहर एक्सहेल हो जाती है। ठीक है, तो दूसरा इसका मेजर फंक्शन होगा हमारा गैस एक्सचेंजर। तीसरा अगर देखें दैट इज फिल्टर, वार्म्स एंड ह्यूमिडिफाइज एयर। ये हमारी एयर को फिल्टर करता है। ठीक है, उसको वार्म्स करता है, गर्म करता है थोड़ी, देन ह्यूमिडिफाइज भी करता है एयर को, जो हमारी ड्राई एयर होती है उसको ह्यूमिडिफाइज करता है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा फंक्शन होगा किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। उसके बाद इन्फ्लुएंस स्पीच, ये भी एक मेजर फंक्शन है। क्या ये हमारी स्पीच को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब बोलने में रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत ही बड़ा रोल होता है। बिना रेस्पिरेशन के हमारे मुंह से आवाज़ नहीं निकल सकती। देखेंगे आने वाली स्लाइड्स में कि किस तरह जो है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी स्पीच को, हमारी आवाज़ को, वॉइस को जो है कि निकलने में हेल्प करता है ना, किस तरह रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, नेक्स्ट अगर फंक्शन है अलाउ फॉर सेंस ऑफ स्मेल। तो जैसा कि आप जानते हैं अगर आपको स्मेल को सेंस करना है तो उसमें भी मेन रोल हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का होता है, क्योंकि जब आप एयर को अंदर, सांस अंदर की तरफ खींचते हो तभी कोई स्मेल को हम नोज के थ्रू सेंस कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सेंस ऑफ स्मेल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन हमारे हो गए रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो अब आप समझ गए होंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम होता है जो कि हमारी एयर डिस्ट्रीब्यूटर को, गैस एक्सचेंजर, फिल्टर्स करता है के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। एयर को ह्यूमिडिफाई, फिल्टर, बॉम्ब करता है। हमारी स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हमारी वॉइस निकलती है उसके लिए, और हमारी स्मेल को सेंस करने के लिए। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम डिवीज़न ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो किस तरह का बना होता है, कितने पार्ट्स में हमारा डिवाइड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो ऊपर का रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वो किन किन ऑर्गन से मिलकर बनाता है और उसमें का फंक्शन क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला होता है हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो नोज। ठीक है, ये हमारी नोज सबसे मेन पहला जो फंक्शन होगा नोज। ये हमारे रेस्पिरेटरी का सिस्टम का सबसे पहला पार्ट है, ऑर्गन है। ठीक है, नेक्स्ट नेजल कैविटी। ठीक है, एयर हमारी नोज से होते अंदर नेजल कैविटी में के अंदर जाएगी। ठीक है, दूसरा हमारा होगा नेजल कैविटी। तीसरे की बात करें दैट इज साइनसेस। तो साइनसेस कहाँ होते हैं दोस्तों, तो साइनस कहाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारे जो इस तरह के बबल टाइप के दिख रहा है ये हमारे साइनसेस है। ये हमारा फ्रंटल साइनस है, देन ये हमारा स्पेनोइडियल साइनस है। ठीक है, तो थर्ड जो हमारा मेजर ऑर्गन है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का दैट इज साइनसेस, देन फेरिंग्स। अब हम और थोड़ा नीचे आ जाते हैं, तो साइनसेस के बाद अगर अपन नीचे आते हैं देन हमारा आता फेरिंग्स, है ना, ये वाला हिस्सा जो हमारी ये वाला हिस्सा। ठीक है, देन अगला जो ऑर्गन होगा दैट इज लेरिंग्स। ओके, लेरिंग्स कहाँ पर होंगी दोस्तों, फेरिंग्स के नीचे हमारी लेरिंग्स होंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके,
तो ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो है कि हम पार्ट्स बोल सकते हैं, ऑर्गन बोल सकते हैं। सबसे पहला नोज, सेकंड वन इज नेजल कैविटी, थर्ड वन इज साइनसेस, फोर्थ वन इज फेरिंग्स, ओके, फिफ्थ वन लेरिंग्स। तो आप चलिए और आगे देख लेते हैं। अब बात करेंगे हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ओके, विद इन थॉरेक्स, जो कि हमारे थॉरेक्स कैविटी के अंदर होता है, ठीक है। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में हमारे कौन कौन से ऑर्गन आएंगे ट्रैक में? सबसे पहले आएगा हमारा ट्रेकिया। लेरिंग्स तक हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में बात कर ली थी। अब उससे अगर अपन नीचे बात करें तो डेट इज ट्रेकिया। सबसे पहला ऑर्गन जो है हमारा वो है हमारा ट्रेकिया, ओके, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। देन उसके बाद ब्रोंकाइल ट्री। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो ट्रेकिया के बाद ये हमारा ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स, और उसके बाद ये जो सारी इस तरह से ये हमारी ब्रांचेस निकली हुई है, तो ये पूरा हिस्सा हमारा ब्रोंकाइल ट्री के नाम से बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हमारा ब्रोंकाइल ट्री। थर्ड की बात करें तो लंग्स हो जाएंगे, ठीक है। ब्रोंकाइल ट्री ये हमारी लंग्स के अंदर होती है ना जिस तरह से, तो ये लंग्स हमारा थर्ड मेजर ऑर्गन होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, ओके। तो ये तीन हमारे ऑर्गन होते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के। कौन कौन से? ट्रेकिया हुआ है, ब्रोंकाइल ट्री एंड लंग्स, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऑर्गन हो गए। तो हमने कितने ऑर्गन्स की बात कर ली रेस्पिरेटरी सिस्टम में? इधर हमने बात करी थी नेजल, अपर की अगर बात करें तो नेजल, नेजल कैविटी, साइनसेस, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ये हो गए हमारे 5 ये ऑर्गन हो गए। देन अगला फिर हमारा 3 ये हमारे लोअर में हो गए, ट्रेकिया, ब्रोंकाइल और लंग्स, ठीक है। तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन है। चलिए तो अब बात करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अभी हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऑर्गन देखे, अब उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको थोड़ी डिटेल्स में हम बात करेंगे। तो जैसा कि पता है सबसे पहला हमारा ऑर्गन था नोज, ठीक है। नोज जिसका काम क्या होता है? वार्म्स एंड मॉइस्टेंस एयर। नोज का काम होता है हमारी एयर को अंदर लेती है, उसको वार्म करती है और मॉइस्टेंस करती है, ठीक है। तो अब इसका जो मेजर फंक्शन होगा, इसके बाद अगर देखें तो इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर में हमारी सबसे पहले आती है पेलेंटाइन बोन। पेलेंटाइन बोन नोज की वो बोन होती है दोस्तों जो कि सेपरेट करती है नेजल कैविटी को माउथ से, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारी नोज, नेजल कैविटी और माउथ को अलग करती है वो होती है हमारी पेलेंटाइन बोन। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पर जो बोन होती है ना, ये होती है हमारी पेलेंटाइन बोन, जो कि हमारे नोज वाले हिस्से को और माउथ वाले हिस्से को सेपरेट करती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पेलेट, इसी जो दिया हुआ है ये हमारी पेलेंटाइन बोन होती है। नेक्स्ट होता है हमारा क्लेफ्ट पैलेट। तो ये क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है दोस्तों? पेलेंटाइन बोन डज नॉट फॉर्म करेक्टली। जब पेलेंटाइन बोन हमारी पूरी तरह से करेक्टली फॉर्म नहीं हो पाती तो उस टाइम पे जो बोन रहती है जिसकी वजह से डिफिकल्टी होती है हमारी स्वेलिंग में और स्पीकिंग में, उसको बोलते हैं हम क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है दोस्तों? जब पेलेंटाइन बोन करेक्टली फॉर्म नहीं होती वो हमारी क्लेफ्ट पैलेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सेप्टम की। तो सेप्टम क्या होता है दोस्तों? सेप्टम जो होता है सेपरेट्स राइट एंड लेफ्ट नोस्ट्राइल। तो जो हमारी नोज होती है दोस्तों, ये हमारी जैसा कि आप जानते हैं 2 पार्ट्स में सेपरेट होती है ना, लेफ्ट एंड राइट। तो जो बीच में जो हिस्सा होता है जो कि हमारी राइट और लेफ्ट में नोस्ट्राइल को जो है कि ये नोस्ट्राइल जो होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एक रफ नोज का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो यहाँ से बीच में जो एक कार्टिलेज की जो बोन, कार्टिलेजियस बोन जो होती है जो कि हमारे इस नोस्ट्राइल और इस नोस्ट्राइल को सेपरेट करती है, उसे हम सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? सेप्टम, जो कि 2 नोस्ट्राइल को सेपरेट करता है, वही हमारा सेप्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, दैट इज सेप्टम जो होता है रिच ब्लड सप्लाई होती है, नोज ब्लीड। ये जो एरिया होता है इसमें सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो कभी कभी नोज से ब्लीडिंग भी होने लगती है। देन फोर्थ वन इज साइनस। नोज का जो अगला वो हमारा पार्ट है वो है साइनस। साइनस जो होते हैं 4 एयर कंटेनिंग स्पेसेस होते हैं बॉडी के अंदर, 4 एयर कंटेनिंग स्पेसेस जो होते हैं वो साइनस होते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 यहाँ पर बताए हुए हैं, तो ये 4 होते हैं, ठीक है ना, 2 इस तरफ और 2 उस तरफ।
ओपन और ड्रेन इनटू नोज, जो कि हमारी नोज से में आकर खुलते हैं, ठीक है। लोअर वेट ऑफ स्कल्स, जो कि हमारी जो कि स्कल के वेट को कम करते हैं ना, उसको हल्का बनाते हैं। तो ये साइनसेस होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं साइनस, ये वाला साइनस दिया हुआ है, देन एक ये वाला साइनस, यहाँ पर जो आपको स्पेस दिख रहा हुआ है ना, ये जिनको साइनसेस बोलते हैं। तो अब बात करते हैं फेरिंग्स की, ठीक है। नोज की हमने बात कर ली, अब बात करेंगे हम फेरिंग्स की, इस वाले हिस्से की। ओके, फेरिंग्स जिसको हम गला बोलते हैं, गले का जो हिस्सा होता है फेरिंग्स, तो ये हमारा कंटेन होता है दोस्तों बेस ऑफ स्कल टू ईसोफेगस। जो ईसोफेगस जो हमारा जो यहाँ का जो ट्रैक होता है ईसोफेगस, उससे कनेक्टेड होता है, और हमारी स्कल का बेस होता है, और ईसोफेगस का जो मान के चलो हेड होता है, ठीक है ना। तो ऊपर का हिस्सा जो ईसोफेगस का ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम फेरिंग्स बोलते हैं। ये हमारी स्कल का बेस होता है। 3 डिवीजन में ये डिवाइड होता है, ठीक है। डिवाइड कितने में होता है? 3 डिवीजन्स होती हैं इसकी। हम देखेंगे कौन कौन सी डिवीजन्स होती हैं। सबसे पहली होती है फेरिंग्स की नेजोफेरिंग्स। ओके, सबसे पहली होती है हमारी नेजोफेरिंग्स बिहाइंड नोज टू सॉफ्ट पैलेट। हमारी नोज के पीछे जो होता है ना हिस्सा, नोज आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला यहाँ का हिस्सा, ये हमारा नेजोफेरिंग्स होता है। नेजोफेरिंग्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है नेजोफेरिंग्स, ये वाला जो हिस्सा हमारा नोज के पीछे का हिस्सा, ठीक है। उसके बाद अगला आता है हमारा ओरोफेरिंग्स। तो ओरोफेरिंग्स का होता है दोस्तों बिहाइंड द माउथ। ओके, माउथ के पीछे हमारा होता है क्या? ओरोफेरिंग्स। तो ओरोफेरिंग्स की अगर बात करें तो ये हमारा माउथ है, और इसके पीछे इस ये वाले हिस्से को ओरोफेरिंग्स बोलेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा ओरोफेरिंग्स होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे माउथ के पीछे होता है ओरोफेरिंग्स। ये हमारा सॉफ्ट पैलेट टू होता है हायोइड बोइन। अगला अगर बात करें फेरिंग्स की, 3rd डिवीजन जो होती है लेरेंजोफेरिंग्स। ओके, कौन सी होती है? लेरेंजोफेरिंग्स। हायोइड बोन टू एसोफेगस, ये हमारी हायोइड बोन से ईसोफेगस तक की होती है। ये सॉफ्ट पैलेट से हायोइड बोन तक होता है हमारा कौन सा? ओरोफेरिंग्स। और लेरेंजोफेरिंग्स जो होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो वाला हिस्सा होता है लेरेंजोफेरिंग्स, ये होता है हमारा, ठीक है ना, हायोइड बोन टू एसोफेगस। ये आप सबसे पहले देखेंगे नेजोफेरिंग्स, देन ये हमारा ओरोफेरिंग्स, और ये होता है हमारा लेरिंजोफेरिंग्स, ठीक है। ये ओके, तो अभी हमने फेरिंग्स की 3 डिवीजन देखी, कौन कौन सी थी? सबसे पहली हमारी नेजोफेरिंग्स, ये वाली, देन उसके बाद ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स। तो ये 3 डिवीजन हमारी फेरिंग्स की थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक हमने देख लिया, अब हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को देखेंगे। फेरिंग्स तक हमने देख लिया था, अब बात आती है लेरिंग्स की, जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। लेरिंग्स का स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा, ठीक है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, और ये हमारा रियल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये फेरिंग्स लेरिंग्स कुछ इस तरह की दिखाई देती है, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, जिसमें से एयर की वजह से जो है कि साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये वाइब्रेशन की वजह से। तो जैसा कि हमने देखा था कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक मेजर रोल होता है वॉइस में, ठीक है, स्पीच इन्फ्लुएंसिंग में, ठीक है। तो अब ये काम होता है लेरिंग्स का। लेरिंग्स को देख लेते हैं, इसके जो पार्ट होते हैं हमारे। तो सबसे पहला दिया रूट ऑफ टंग टू अपर एंड ऑफ ट्रेकिया। तो ये हमारी टंग का रूट होता है दोस्तों, ये, ठीक है, और अपर एंड होता है हमारी ट्रेकिया। जो ट्रेकिया होती है ना, जो विंड पाइप बोलते हैं, इसके ऊपर जो एक पार्ट होता है जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं, उसके ऊपर का हिस्सा होता है ये लेरिंग्स, ठीक है। ये बना हुआ होता है हमारा कार्टिलेज का, ठीक है, कार्टिलेजियस मसल्स का बना हुआ होता है। उसके बाद 2 पेयर्स ऑफ फोल्ड्स, ठीक है, इसके 2 पेयर्स के फोल्ड्स होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। वेस्टिब्यूलर फॉल्स वोकल कॉर्ड्स एंड ट्रू वोकल कॉर्ड्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा जो हिस्सा होता है यहाँ पर, ये होता है हमारा फॉल्स वोकल कॉर्ड, और ये होता है ट्रू वोकल कॉर्ड्स, जिसकी में से जो मेन ये होता है, इसके थ्रू ही हमारी जो है कि वॉइस निकलती है, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है लेरिंग्स 2 पेयर्स ऑफ फोल्ड्स का होता है, कौन कौन से? फॉल्स वोकल कॉर्ड्स, इसका, एंड ट्रू वोकल कॉर्ड्स। तो ये वाला जो हिस्सा ये फॉल्स है, और ये वाला हिस्सा ये हमारे ट्रू वोकल कॉर्ड्स होता है, ठीक है। तो ये लेरिंग्स का हमारा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे थायराइड कार्टिलेज का। ओके, थायराइड कार्टिलेज क्या होता है दोस्तों? थायराइड कार्टिलेज एडम्स एप्पल भी इसको नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी शेप जो होती है एप्पल की तरह होती है। लार्ज इन मेल्स ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। जो हमारा थायराइड कार्टिलेज होता है, ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से मेल्स में जो कि ज़्यादा बड़ा होता है। आपने देखा हो गले के पास ये कुछ उभार सा होता है, इसको ही बोलते हैं थायराइड कार्टिलेज। आप
इसमें यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हिस्सा हमारा है इसको बोलते हैं थायराइड कार्टिलेज, जो गले पे जो उभरा हुआ होता है ना इसको ही। तो ये हमारे मेल्स में होता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से लार्जर होता है, ठीक है, फीमेल्स में थोड़ा छोटा होता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद पार्ट हमारा एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है? फ्लैप ऑफ स्किन हैज ऑन ट्रेकिया, मूव्स व्हेन स्वॉलिंग एंड स्पीकिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाले हिस्से में ये जो दिखा हुआ है इस तरह का ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसी को एपिग्लोटिस बोलते हैं। ये एक तरह से गेट का काम करता है दोस्तों, ये जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को और हमारे इसोफेगस का जो हिस्सा होता है जिससे हमारा फूड वाटर वगैरह स्टमक में जाता है उसको एक तरह से अलग अलग करता है, ठीक है ना। यहाँ से जब हमारा कोई फूड वगैरह आता है तो एपिग्लोटिस जो होता है ये इस तरह से नीचे बंद हो जाता है, तो जो कि वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारे लंग्स में नहीं जाता है, इस तरह से रोकने का काम करता है। और अगर जब हम जो कि ब्रीदिंग करते हैं तो ये ओपन रहता है ताकि एयर यहाँ से डायरेक्ट मूव करके हमारे विंड पाइप में चली जाती है, ठीक है। तो ये हमारे जब हम स्वालो करते हैं स्पीकिंग करते हैं तो ये मूव करता रहता है ऊपर नीचे, क्योंकि इसके थ्रू जो कि एयर अंदर बाहर होने लगती है। कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पर जिसको बोलते हैं ठसका जैसे जिस तरह से लगता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बाई चांस मिस्टेक ये एपिग्लोटिस बंद नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कुछ खाना कचरा वगैरह हमारे रेस्पिरेशन ट्रैक्ट में यहाँ चला जाता है। इस वजह से जो है कि वो एकदम से ठसक जैसा होता है, ठसका लगते हैं, तो फिर हम जो है कि उसको एकदम प्रेशर से हवा जो एयर को बाहर करते तो ये वापस बाहर आ जाता है जो कुछ भी अंदर जाता है। तो एपिग्लोटिस एक तरह से गेट का काम करता है हमारे, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक और रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को सेपरेट करता है, ठीक है। क्लोज ऑफ ट्रेकिया व्हेन स्वॉलिंग फूड, तो ये क्या करता है हमारी ट्रेकिया को क्लोज कर देता है जब हम खाना स्वॉलो करते निगलते हैं, ताकि ये हमारे विंड पाइप के अंदर ना जाए, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। तो अगली बात करेंगे हम ट्रेकिया। अब ये ट्रेकिया क्या होता है दोस्तों? ट्रेकिया जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप, ठीक है, ट्रेकिया को हम बोलते हैं विंड पाइप। लेरिंग्स टू ब्रोंकाई, ये हमारी लेरिंग्स से लेकर ब्रोंकाई तक जो है कि जुड़ा हुआ होता है, लेरिंग्स वाले हिस्से से लेकर ब्रोंकाई तक, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ स्मूथ कार्टिलेज एंड सी शेप्ड रिंग ऑफ कार्टिलेज, ये जो पाइप होता है ये हमारे स्मूथ कार्टिलेज का बना होता है, जिसमें सी शेप की इस तरह से कार्टिलेज, ओके, रिंग्स शेप्ड का उसमें होती हैं एक तरह, ठीक है। अब बात करेंगे ब्रोंकाइस की। अब ब्रोंकाइस क्या होती है दोस्तों? ट्रेकिया जो होता है, ट्रेकिया ये वाला हिस्सा होता है, जब ये ट्रेकिया आगे जाके डिवाइड हो जाता है, ये वाला जो एक पाइप है इसको हम बोलते हैं ट्रेकिया, और उसके बाद ये जो डिवीज़न होती है जो कि लंग्स के अंदर जाती हैं इनको हम बोलते हैं ब्रोंकाइस। और उसके बाद और जब ये छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है उनको ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो और छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होने के बाद ये कुछ इस बलून तरीके शेप में आगे होती हैं जिनको हम एल्विलाई बोलते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई क्या होती है इसमें बता दें, तो ये हमारी ट्रेकिया और ये जो ब्रोंकाइस होती है, ठीक है। ओके, देख लेते हैं। दिया हुआ है ट्यूब्स दैट ब्रांच ऑफ ट्रेकिया एंड एंटर टू लंग्स, वो ट्यूब्स जो कि हमारी ट्रेकिया से ब्रांच हुई हैं और हमारे लंग्स के अंदर एंटर कर चुकी हैं, इनको ही हम बोलते हैं ब्रोंकाई, ओके। उसके बाद ये जो होती है हमारी ब्रोंकाई, उसके बाद और ब्रांचेस में जो है कि जाकर डिवाइड होती है, ठीक है। तो जैसे प्राइमरी ब्रोंकाई आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई ये हो गई। देन उसके बाद ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी, उसके बाद ये वाली हो गई और डिवीज़न हो गई उसके बाद। देन ब्रोंकाई टर्सरी, तो टर्सरी ये हमारी सेकेंडरी में से डिवाइड होके जो ब्रोंकाई जो ब्रांचेस निकली वो हमारी टर्सरी ब्रोंकाई हो गई। और उसके बाद और डिवीज़न जो होती है और ज़्यादा छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होती है उनको बोलेंगे हम ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। जब ज़्यादा ही छोटी हो जाती है टर्सरी के बाद तीसरी ब्रांच के बाद जो चौथी ब्रांच निकलती है उनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, वो बहुत ही छोटी जो है कि ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। अब ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं दोस्तों आगे चल के क्या होता है, अब ब्रोंक्यूल्स के आगे क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स ब्रांच इनटू माइक्रोस्कोपिक एल्वियुलर डक्ट्स। अब हमारी डिवाइड हो गई, ब्रोंकाई डिवाइड हो गई प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में, देन उसके बाद ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो गई। अब ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं दोस्तों आगे चलकर और डिवाइड होते हैं माइक्रोस्कोपिक एल्वियुलर डक्ट में, जिनको हम बोलते हैं एल्विलाई, ओके। टर्मिनेट इनटू एल्वियुलर शेक या फिर एल्विलाई जिनको हम बोलते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब
हमारी ब्रोंक्यूल्स और ज़्यादा डिवाइड होने के बाद ये इस तरह की एल्वियोलर डक्ट में आके और डिवाइड होती है हमारी ब्रोंक्यूल्स, जिनको हम एल्वियोलस या एल्वियोलाई या फिर एल्वियोलर सेक बोलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा गैस एक्सचेंज विद ब्लड अकर्स इन सेक। जो हमारा गैसेस का एक्सचेंज होता है, जहाँ पर कार्बन डाई और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है लंग्स में, वो इसी जगह पर होता है, ये एल्वियोलाई में। ठीक है ना, किस तरह से ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एल्वियोलाई जो है इससे कनेक्टेड होती है हमारी ब्लड कैपिलरीज। तो यहाँ से हमारी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होगी और कार्बन डाई वापस इसके अंदर रहेगी। तो जो पूरा जो गैस एक्सचेंज का काम होता है लंग्स में, वो हमारी एल्वियोलाई में ही होता है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं किस तरह से ये हमारी एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर हमने बड़ा करके यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, तो अब हम ब्लड फ्लो देख सकते हैं। ये हमारा ब्लड आ रहा है हार्ट से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, कहाँ पर, लंग्स में एल्वियोलाई के साथ कनेक्ट होके, और उसके बाद यहाँ से ऑक्सीजनेटेड होके ये रिटर्न जा रहा है हमारी हार्ट में और फिर जाएगा हमारी पूरी बॉडी में। तो अब इनका जो किस तरह से गैस एक्सचेंज होता है, तो ये हमारी ब्लड वेजल्स आई। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी जो आई हमारी एल्वियोलाई में। अब हम इसको यहाँ पर ये वाले से जूम करके यहाँ पर दिखाते हैं। तो ये पल्मोनरी आर्टरी आई, आर्ट्रियोल्स, ये आके डिवाइड हो गए पल्मोनरी कैपिलरीज में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिवीज़न हो गई है। ये हमारा ये है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के चारों ओर ये हमारा एल्वियोलाई है, इसके चारों ओर ये ब्लड कैपिलरीज इस तरह से जाल की तरह उससे स्टिक हो जाती है, चिपकी हुई होती है ना उस। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, अब अंदर हम जैसे ही एयर लेते हैं, सांस हम इंस्पायरेशन करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, एयर हमारे लंग्स होते हैं, एल्वियोलाई में जाती है। एल्वियोलाई में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सीजन की जो होती है कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा पैसिव डिफ्यूज़न, है ना, पैसिव डिफ्यूज़न की वजह से कंसंट्रेशन एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की ज़्यादा रहेगी। तो ये क्या करती है हमारी, ये मान के चलिए ये एल्वियोलाई की वॉल है। ठीक है, और ये हमारी ब्लड कैपिलरी है यहाँ पर। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ये ऑक्सीजन यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज में हमारी मूव कर जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी उसका जो कि एक्सचेंज हो जाएगा ऑक्सीजन का। अब ये दोस्तों जो कि आपको पता है कि ये आ रही है हमारी ब्लड बॉडी से आ रहा हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें ज़्यादा है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन पैसिव डिफ्यूज़न के थ्रू हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जंप कर गई, डिफ्यूज़ हो गई। अब इसी तरह ये हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये यहाँ पर कम थी, तो ये यहाँ से पैसिव डिफ्यूज़न के थ्रू ब्लड कैपिलरी से निकल के हमारी एल्वियोलाई में जंप कर जाएगी। ठीक है ना, तो अब इसके बाद जब हम सांस को छोड़ेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इस एल्वियोलाई के थ्रू होकर बाहर लंग्स के थ्रू माउथ और जो हमारा पूरा जो हमने भी पढ़ा पीछे के ट्रैक में, इन सारे ऑर्गन से होते हुए बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से हमारी एल्वियोलाई के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये हमारा खुला हुआ एल्वियोलाई देख सकते हैं आप, इनके अंदर आकर हमारी ऑक्सीजन फिट होगी, यहाँ पर हमारी ब्लड वेजल्स होंगी यहाँ से, और यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स होंगी, इसमें से यहाँ पर जो सारा एक्सचेंज यहीं पर होना है। तो ठीक है, इस तरह से हमारा गैसेस एक्सचेंज होती हैं। अब हमने एल्वियोलाई को देख लिया, अब बात करते हैं हम लंग्स जो होता है दोस्तों, लंग्स आप पूरा अच्छी तरीके से जानते हो लंग्स क्या होते हैं, जो डिवाइडेड इनटू लोब्स बाय फिशर्स के थ्रू हमारी लोब्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, लंग्स। उसके बाद विसरल प्लूरा अधर्स टू लंग्स। अब दोस्तों क्या होता है, विसरल प्लूरा जो होता है ये हमारे लंग्स को अपने से चिपका के रखता है। ठीक है ना, विसरल प्लूरा एक यहाँ की एक जो लेयर होती है हमारी बॉडी की, रिब्स का जो एक हिस्सा होता है इसको विसरल प्लूरा बोलते हैं। इसके अंदर जो होता है एक स्टिकी लिक्विड भरा हुआ होता है ना, जो कि हमारे लंग्स को चिपका के रखता है उससे, जिसको हम विसरल प्लूरा बोलते हैं, जो हमारे लंग्स को चिपका के रखता है। जब हम इसी की वजह से जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो हमारी चेस्ट एक्सपांड होती है, तो ये विसरल प्लूरा की वजह से ही ये लंग्स उससे चिपके हुए होते हैं, अधेर होते हैं, तो इसकी वजह से ये लंग्स भी एक्सपांड होते हैं, तो एयर हमारी अंदर आती है। ठीक है, विसरल प्लूरा की वजह से। नेक्स्ट होगा प्लूरेसी। ये क्या होती है दोस्तों, इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरल लाइनिंग। तो जो प्लूरल लाइनिंग का इन्फ्लामेशन अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं प्लूरेसी। ओके, ठीक है, तो अब बात करेंगे रेस्पायरेटरी फिजियोलॉजी। अब रेस्पायरेशन फिजियोलॉजी की बात करेंगे। हमने सारे ऑर्गन्स देख लिए रेस्पायरेटरी सिस्टम के, अब रेस्पायरेशन किस तरह होता है वो उस फिजियोलॉजी की हम बात करेंगे। ठीक है, पल्मोनरी वेंटिलेशन या फिर ब्रीदिंग। ठीक है, पर ब्रीदिंग को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्या होता है दोस्तों, मैकेनिज्म इसका जो होता है दोस्तों, मूवमेंट ऑफ गैसेस थ्रू प्रेशर
ग्रेडियंट हाई टू लो, इसमें क्या होता है दोस्तों, रेस्पिरेशन में हमारी गैस का मूवमेंट होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ठीक है, किस तरह से देखते हैं। व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि हमारा 760 है ना, 760 mmHg होता है, इज ग्रेटर देन लंग्स। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा लंग्स के प्रेशर से ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे एयर क्या होती है, हमारे लंग्स के अंदर जो है कि फ्लो करती है। ठीक है, जैसा कि ऊपर दिया हुआ कि गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूवमेंट करती है इसमें। तो जब हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमारे लंग के प्रेशर से ज़्यादा होता है, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो जो हमारा होता है 760 mmHg होता ही है, लेकिन जब हमारे लंग्स का प्रेशर इस प्रेशर से नीचे चला जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जब उस टाइम पे हमारी एयर जो होती है लंग्स के अंदर फ्लो होती है। ठीक है, जिसे हम इंस्पायरेशन बोलते हैं। तो इंस्पायरेशन क्या होती है दोस्तों, इंस्पायरेशन वो स्टेट होती है जब हमारी एयर जो होती है एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर मूव करती है, उसको हम इंस्पायरेशन बोलते हैं। इंस्पायरेशन इन हवा को अंदर लेना। तो ये क्यों होता है दोस्तों, एटमॉस्फेयर ये होता है हमारे प्रेशर की वजह से। हम हमारे लंग्स के प्रेशर को कम कर देते हैं, है ना। इसकी वजह से क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, तो वो उस वजह से जो है कि एयर हमारे लंग्स के अंदर आ जाती है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 760 mmHg ऑन द आउटसाइड। तो उस टाइम पे क्या होगा दोस्तों, अगर प्रेशर लंग का हमारा कम रहेगा तो एयर हमारी अंदर जाएगी, तो जिसको हम इंस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है, और जब दोस्तों फिर क्या हमको अगर सांस बाहर करना होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे लंग्स का प्रेशर हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, क्योंकि हम उस टाइम पे लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनको सिकुड़ाते हैं। इस वजह से प्रेशर अंदर बढ़ता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हमारे लंग्स का प्रेशर हो जाता है, जिस वजह से हमारी एयर बाहर चली जाएगी। तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सपायरेशन। वो अभी हम देख लेते हैं। तो अभी इंस्पायरेशन आपको समझ आया जब हमारा एयर हमारे लंग्स के अंदर जाती है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए इतना कि जब एयर हमारे लंग्स के अंदर जाती है जिसको हम बोलते हैं सांस लेना, जब हम सांस लेते हैं उसको हम इंस्पायरेशन बोलते हैं। ये किस कारण से होता है दोस्तों, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से गैसेस का जो मूवमेंट होता है हाई टू लो, उस वजह से होता है। ठीक है, व्हेन लंग्स प्रेशर इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर फ्लो आउट। जब हमारे लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा तो एयर हमारी फिर से हाई से लो की तरफ जाएगी। तो हाई हमारा लंग्स में है, लो हमारा उसका हो जाएगा किसका, एटमॉस्फेयर का। तो इस टाइम पे एयर हमारी बाहर की तरफ जाएगी, फ्लो करेगी। तो इसको हम बोलेंगे एक्सपायरेशन, जिसको हम अपनी भाषा में सांस छोड़ना बोलते हैं। ठीक है, तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन आपको समझ आया दोस्तों। तो चलिए अब बात करते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट आर स्टेबलाइज्ड बाय चेंजेस इन थोरेसिक कैविटी। तो जो है कि हमारा प्रेशर किस तरह से हम चेंज करते हैं, मतलब कभी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एक सही रहेगा कांस्टेंट, लेकिन हम हमारे लंग्स के प्रेशर को किस तरह से कम और ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। तो वो देखिए, इंक्रीज साइज इन थोरेक्स। जब हम साइज का थोरेक्स का साइज इंक्रीज करेंगे तो अ डिक्रीज इन प्रेशर एयर मूव्स इन। ठीक है, जब हमने क्या किया, हमारी थोरेक्स जो कैविटी है, हमारी चेस्ट है, जिसका हमने साइज को किया इंक्रीज, उसको फैलाया। उस टाइम पे क्या हुआ कि जिसकी फैलाने की वजह से हमारे लंग्स वगैरह हुए एक्सपेंड। अब इसके अंदर जो प्रेशर था वो हो गया डिक्रीज। ठीक है, अब लंग्स के अंदर जैसे प्रेशर हुआ डिक्रीज, ठीक है, लंग्स को अब मान के चलो हमारे एनवायरनमेंट का था 760 mmHg प्रेशर। तो जैसे ही हमने क्या किया, थोरेक्स को इन साइज को इंक्रीज किया, जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हुआ, मान के चलो वो 750 या उससे भी कम 740 पे आ गया। तो अब यार क्या करेगी, यार हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेगी। तो इस टाइम पे क्या होगा कि हमारी एनवायरनमेंट से एयर हमारे लंग्स में आ जाएगी। ठीक है, तो हम किस तरह से प्रेशर मेंटेन करेंगे, अगर हमको इंस्पायरेशन करना है, सांस अंदर लेना है, तो उस टाइम पे हमको हमारा लंग्स का प्रेशर कम करना होगा। और लंग्स का प्रेशर हम किस तरह से डिक्रीज करेंगे हम हमारी थोरेक्स को साइज को इंक्रीज करके। ठीक है, उसको चेस्ट को हम चौड़ा करेंगे, फुलाएंगे, तो जिसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज होगा और एयर अंदर आ जाएगी, एयर मूव इन करेगी। इसको हम बोलेंगे इंस्पायरेशन। ओके, इतना समझ आया। अगली बात करें, अब हमको करना है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लंग्स का प्रेशर ज़्यादा करना पड़ेगा इन्वायरमेंट से, तभी तो लंग्स का प्रेशर ज़्यादा होगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर और इन्वायरमेंट की तरफ हमारी एयर जाएगी। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे थोरेक्स का साइज।
थोरेक्स का साइज डिक्रीज करने की वजह से क्या होगा दोस्तों, अब साइज जैसे ही डिक्रीज होगा ये अंदर की तरफ, तो इसके अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा तो इंक्रीज हो जाएगा प्रेशर। अब ये यहाँ का प्रेशर बढ़ा, इन्वायरमेंट का था 760, हमने यहाँ पर इसको साइज को किया डिक्रीज, इसकी वजह से मान चलो यहाँ पर होगा हमारा 770 या फिर 780। तो अब एयर को प्रेशर के हिसाब से, प्रेशर ग्रेडियंट के हिसाब से बाहर की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो इस तरह से एयर हमारी बाहर की तरफ मूव करेगी, जिसकी वजह से एक्सपायरेशन कोज होगा। तो ये हमारी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की प्रोसेस इस तरह से होती है, प्रेशर ग्रेडियंट पर डिपेंड होती है। ठीक है, जैसे ही हम क्या करेंगे, साइज डिक्रीज करेंगे थोरेक्स कैविटी का, इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने की वजह से एयर खुद ही बाहर मूव करेगी, क्योंकि एनवायरमेंट प्रेशर कम पड़ जाएगा उस टाइम पे। ठीक है, जैसे कि हम ब्रीदिंग इन करेंगे, उस टाइम को इन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका साइज को एक्सपेंड करेंगे तो इसके अंदर प्रेशर कम हो जाएगा। इसके अंदर जैसे प्रेशर लंग्स के अंदर कम होगा, हमारी एयर अंदर फ्लो कर जाएगी। ठीक है, अब हमको ब्रीदिंग आउट करना है, तो ब्रीदिंग आउट करने के लिए चेस्ट को हमको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसके अंदर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा एनवायरनमेंट प्रेशर से ज़्यादा, तो उस टाइम पे एयर हमारी बाहर मूव कर जाएगी। ठीक है, तो इस ब्रीदिंग इन करते उस टाइम पे हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो इधर की तरफ। ठीक है, देन हम ब्रीदिंग आउट करते हैं तो डायफ्राम हमारा रिलैक्स हो जाता है। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारी ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट की अब प्रोसेस आपको समझ आ गई होगी। तो इंस्पायरेशन एक बार देख लेते हैं डिटेल में। इंस्पायरेशन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड इंट्राकोस्टल मसल्स। इंस्पायरेशन, जब अंदर इंस्पायरेशन करते हैं तो उस टाइम पे हमारा डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं डायफ्राम ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, और हमारे जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, बात करेंगे वॉल्यूम्स ऑफ एयर एक्सचेंज। तो एयर एक्सचेंज करते टाइम जो वॉल्यूम्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या वॉल्यूम होता है, वो आप चलिए देखेंगे। सबसे पहला दिया हुआ टाइडल वॉल्यूम। ये क्या होता है टाइडल वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम दोस्तों अमाउंट ऑफ एयर की वो मात्रा एक्सेल्ड नॉर्मली आफ्टर अ टिपिकल इंस्पायरेशन। ठीक है, आए समझ? नहीं आया? ठीक है, समझाते हैं। तो हवा की वो मात्रा नॉर्मली हम बाहर एक्सेल आउट करते हैं, सांस जो हम छोड़ते हैं, नॉर्मल भाषा में कहें, एक नॉर्मल इंस्पायरेशन हमने सांस अंदर ली, उसके बाद सांस जो छोड़ेंगे, एक नॉर्मल कंडीशन में, ऐसा नहीं कोई काम करने के बाद, नॉर्मल कंडीशन में जो सांस हम छोड़ते हैं उसको हम, उस सांस में हम जितनी हवा एयर को हम छोड़ते हैं वो हमारी टाइडल वॉल्यूम होती है। ठीक है, समझ आया? हमने सांस नॉर्मली अंदर ली, उसके बाद हम एक उसको बाहर भी करेंगे, तो बाहर जितनी हवा हम करते हैं उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम हमारा 500 ml होता है। मतलब नॉर्मली अगर बात करें तो हम 500 ml एयर को बाहर एक्सेल आउट करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, तो वो हमारा होता है टाइडल वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये क्या होता है रिजर्व वॉल्यूम? एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर फोर्सफुली या फोर्सिबली एक्सपायर्ड आफ्टर अ टाइडल एक्सपायरेशन। वो अमाउंट, गुब्बारे फुलाएं दोस्तों, उसमें क्या होता है, हम नॉर्मली हम जो कि एयर एक्सेल करने के बाद, एक्सपायर करने के बाद एक्स्ट्रा एयर हम फोर्सफुली उस गुब्बारे के अंदर अपने लंग्स से डालते हैं, जो कि रिजर्व होती है एक्सपायरेटरी। एक्सपायरेशन के बाद भी जो जितनी एयर रिजर्व होती है उसको हम फोर्सफुली बाहर एक्सपेल करते हैं, उसी को बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो कितना होता है? वो होता है हमारा 1000 से 1200 ml। 500 ml ये निकालने के बाद, नॉर्मली एक्सपायरेशन करने के बाद भी अगर फोर्सफुली हम निकालना चाहें गुब्बारे बनने के लिए, तो वो हमारी 1000 से 1200 ml और निकल सकती है। इसी को हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, समझ आओगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों? ठीक है, आगे बात करेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अब ये भी उसी की तरह है दोस्तों। नॉर्मली हम जितनी एयर लेंगे उससे और एक्स्ट्रा हम फोर्सफुली अगर अंदर लेना चाहें तो वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। डीप ब्रीथ जिसको बोलते हैं वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम उसी को बोलते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सिबली इनहेल्ड ओवर एंड अबव नॉर्मल। नॉर्मली तो हम जितनी लेंगे उतनी लेंगे, लेकिन और फोर्सफुली हम एक्स्ट्रा अंदर जो ब्रीद लेंगे, इंस्पायरेशन जो करेंगे एक्स्ट्रा, वो होती है हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब बात करेंगे रेसिड्यूअल वॉल्यूम।
अब ये क्या होता है दोस्तों, रेसिडुअल वॉल्यूम होता है दोस्तों अमाउंट ऑफ एयर दैट स्टे ट्रैप्ड इन द एल्वियोलाई। सांस अंदर ली, सांस बाहर ली, इसका मतलब ये थोड़ी कि एक ही बार में सांस अंदर ली तो सारी हवा अंदर और एक सांस जैसी बाहर करी सारी हवा बाहर, ऐसा नहीं होता। इसके बावजूद भी हमारी सांस इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के दौरान भी हमारी, उसके बाद भी हमारी एल्वियोलाई में एयर बच जाती है, ट्रैप रहती है, पूरी तरह बाहर नहीं आती, ठीक है। तो वो लगभग हमारी 1.2 लीटर, यही मतलब 1200 ml तक जो होती है, जिसको अगर हम फोर्सफुली निकालना चाहें उस टाइम पे निकलती है ना, मतलब फिर उसके बाद भी पूरी खाली नहीं होती हमारी एल्वियोलाई, उसके बाद भी एयर बचती है लेकिन बहुत कम बच जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है। तो वो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, नाम से लग रहा है रेसिड्यू मतलब कि बचना है। जो में एक्सपायरेशन के दौरान भी जो एयर का वॉल्यूम बचता है वो हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, जिसको हम 120 लीटर 1.2 लीटर अबाउट होती है। ओके, चलिए वाइटल कैपेसिटी की अगर बात करें, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? वाइटल कैपेसिटी द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर एन इंडिविजुअल कैन मूव इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। तो वाइटल कैपेसिटी वो होती है दोस्तों कि वो लार्जेस्ट वॉल्यूम एयर का, वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो कि एक इंडिविजुअल अपने अंदर ले सकता और बाहर कर सकता है ना। नहीं समझे? कितनी एयर आप अंदर ले सकते हो, कितने लीटर हम नॉर्मली फोर्सफुली अगर लेना चाहें तो भी, है ना। तो जैसे कि हम फोर्सफुली अगर एयर को बाहर निकालना चाहें तो हम 1200 ml तक निकाल सकते हैं, और अंदर भी करना चाहें तो एक लिमिट तक ही अंदर कर सकते हैं। तो यही वाइटल कैपेसिटी होती है कि इतनी एयर आप शहन अंदर ले सकते हो और बाहर कर सकते हो बिना मरे, ठीक है। वो हमारी वाइटल कैपेसिटी होती है। वाइटल कैपेसिटी अगर कैलकुलेट करना चाहें तो सम ऑफ इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम का, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम मतलब कि कितनी सांस हम अंदर ले सकते हैं, कितना वॉल्यूम, ठीक है। उसमें हम जोड़ेंगे टाइडल वॉल्यूम, 500 ml था हमारा, ठीक है। उसमें भी प्लस करेंगे हम इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, कितनी हम फोर्सफुली हमारी एयर को बाहर निकालते हैं ना, तो इन सब के सम को बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। ये हमारी फिर भी डिपेंड करती है मेनी फैक्टर्स पर। साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी बच्चों का कम होगा, ओब्वियसली बात है, लंग्स छोटे हैं, थोरेसिक कैविटी भी छोटी है। पोस्चर, आप किस पोस्चर में हो इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन लंग्स, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एम्फीसाइमा डिजीज ईटीसी। हाँ, अगर वॉल्यूम कितना ब्लड हमारे वॉल्यूम में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के चांस में हमारे लंग्स में ब्लड कम जाएगा, एम्फीसीमा डिजीज ईटीसी की वजह से अगर लंग्स में हमारे ब्लड कम आ रहा है तो उससे भी फर्क पड़ता है, ठीक है ना, वाइटल कैपेसिटी पर। चलिए अब बात करते हैं इप्निया। ये क्या होता है दोस्तों इप्निया? ये नई टर्म है, नई नहीं है टर्म, मतलब अपने लिए आपके लिए नई होगी, तो चलो समझाते हैं। इप्निया नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, जो नॉर्मली जिस तरह से पता होगा कि 72 बार हमारा 1 मिनट में दिल धड़कता है, उसी तरह इप्निया क्या होती है, वो हमारी हार्ट बीट होती है। हार्ट बीट क्या होती है कि 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कना है। अब सांस, यहाँ पर सांस की बात चल रही, तो 1 मिनट में आप कितनी सांस लेते हो? तो 12 से 17 बार आप सांस लेते हो 1 मिनट में, इसी को इप्निया बोलते हैं ना। पर मिनट आप जितनी बार एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन करते हो उसको हम बोलते हैं इप्निया, ठीक है। इप्निया आया समझ में? अब अगली बात करेंगे हाइपर इप्निया। अब हाइपर इप्निया क्या होगा दोस्तों? हाइपर मतलब ज़्यादा, इप्निया मतलब सांस लेना, सीधी सी बात है। इंक्रीज इन ब्रीदिंग टू मीट एन इंक्रीज डिमांड बाय बॉडी फॉर ऑक्सीजन। इसमें हमारी ब्रीदिंग जो है बढ़ जाएगी, किस लिए? हमारी वो ब्रीदिंग बढ़ेगी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड को पूरी करने के लिए। कैसे? कभी आप दौड़ के आते हो, उस टाइम पे क्या होती है, एनर्जी ज़्यादा लगती है, बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड करती है बहुत ज़्यादा। ऑक्सीजन की डिमांड करी तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? ब्रीदिंग से। उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी ब्रीदिंग, सांस जो बढ़ जाती है, इसे हाफना बोलते हैं। जल्दी 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 आप सांस लेने लगते हो 1 मिनट में, तो अभी इसमें 12-17 बार है, आप 25, 30, 40, 45 बार ले लेते हो, तो उसी को हाइपर इप्निया बोलते हैं। कि जब हम कोई काम करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे हाइपर इप्निया होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हाइपर वेंटिलेशन। ये एक अलग चीज़ है दोस्तों। हाइपर वेंटिलेशन और हाइपर इप्निया दोनों अलग हैं। हाइपर वेंटिलेशन, इंक्रीज इन पल्मोनरी वेंटिलेशन इन एक्सेस ऑफ द नीड फॉर ऑक्सीजन।
ऐसा होता है दोस्तों कि हमारी बॉडी को जितनी ज़रूरत नहीं है ऑक्सीजन की, उससे ज़्यादा ही हमारा पल्मोनरी सिस्टम ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, वेंटिलेट ज़्यादा करता है, ठीक है ना। उसको हाइपर वेंटिलेशन बोलते हैं। हमारे मान के चलो ऑक्सीजन की नीड ही नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी हमारा पल्मोनरी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा है ब्लड में, तो उसको बोलते हैं हाइपर वेंटिलेशन। अगली बात करेंगे हाइपो वेंटिलेशन क्या होता है, तो डिक्रीज इन पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, हम ब्रीदिंग तो प्रॉपर करते हैं, लेकिन जो है कि हमारा पल्मोनरी सिस्टम में किसी प्रॉब्लम की वजह से जो है कि ऑक्सीजन की सप्लाई मीटअप नहीं हो पाती है। एल्विलाई, जैसे कि जो स्मोकिंग करते हैं जिनकी एल्विलाई जो होती है वो काम करना बंद कर देती है। आप इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन बराबर कर रहे हो नॉर्मली, बट फिर भी आपको जो है कि ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपर वेंटिलेशन। ओके दोस्तों, तो ये हमारा जो कि आज का टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम, पल्मोनरी सिस्टम यहीं पर ख़त्म होता है। अभी दोस्तों वीडियो ख़त्म नहीं हुई, इसके बाद जो है कि हम लगभग 10 इंपॉर्टेंट MCQs इस टॉपिक से रिलेटेड देखेंगे जो कि जनरली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। अगर आप GPET, नाइपर, फार्मेसी या किसी भी तरीके की एग्ज़ाम, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी की भी कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट MCQs है बहुत ही ज़्यादा, इनको ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हमारे इनमें से कौन सा फंक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम का नहीं है? इन्फ्लुएंस स्पीसीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन टू सेल, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर और वार्मिंग ऑफ एयर। तो दोस्तों हमने भी देखा था, फंक्शंस देखे थे हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या क्या था। तो इन्फ्लुएंस स्पीसीज ये भी था उसका, देन फिल्ट्रेशन भी करता है एयर की, ये भी था, वार्मिंग भी करता है एयर की, ये भी था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑक्सीजन टू सेल। तो आपको लग रहा है दोस्तों ये भी होता है, तो ये नहीं होता है दोस्तों। हमारी ऑक्सीजन सेल को हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं करता डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपको बी रहेगा कि जो बी है, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन तो सप्लाई करता है ना सर। नहीं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन सप्लाई करता है ब्लड को, ना कि सेल को। सेल को हमारा जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है वो करता है ब्लड, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी सेल्स को ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम सिर्फ हमारे ब्लड को ऑक्सीजन देता है और ब्लड जाके हमारी सेल्स को ऑक्सीजन देता है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन दूर होगा। तो हमारे रेस्पिरेटरी के सिस्टम के फंक्शन ये तीनों हैं, ना कि ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द कॉमन नेम ऑफ द ट्रेकिया। ट्रेकिया का कॉमन नेम क्या है दोस्तों? ट्रेकिया हमने देखा था, ये वाला जो विंड पाइप जिसे बोलते हैं, ये ट्रेकिया होता है। इसका कॉमन नेम क्या होता है? अरे मैंने बोल ही दिया यार, विंड पाइप, ठीक है। ट्रेकिया का कॉमन नेम क्या है? विंड पाइप। अगली बात करेंगे, द स्ट्रक्चर नोन एज द एडम्स एप्पल। हमने पढ़ा था एडम्स एप्पल किस, जिसका शेप एप्पल जैसा होता है। क्या थी वो? कौन सी? हमारे गले के पास थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। जो हमारी थायराइड कार्टिलेज वो हमारी एडम्स एप्पल के नाम से जानी जाती है। अगली बात करते हैं, स्मॉलेस्ट ब्रांचेज ऑफ ब्रोंकियल ट्री आर द। सबसे छोटी ब्रांचेस हमने देखा था कि प्राइमरी, टर्सरी, देन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रांचेस के बाद जो एक और ब्रांच हुई थी उनमें से डिवाइड, वो कौन सी थी? एक ही तो बची, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। डी इज करेक्ट आंसर। सबसे छोटी ब्रांच, इसका ब्रोंक्यूल्स के बाद वो एल्विलाई में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अगली बात करेंगे, द फ्लेप और ओपनिंग टू द ट्रेकिया इज। तो हमारी ट्रेकिया की ओपनिंग कहाँ होती है? ट्रेकिया वाले हिस्से की, फेरिंग्स में, लेरिंग्स में, एपिग्लोटिस और वोकल कॉर्ड में। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, हमारी एपिग्लोटिस जो होती है वही हमारी ट्रेकिया की ओपनिंग होती है वहीं पे, ठीक है ना, जो कि हमारे फूड को और एयर के पासेस को जो होती है सेपरेट करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर दैट सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट नेजल कैविटीज द। हमने पढ़ा था वो स्ट्रक्चर जो कि हमारी लेफ्ट और राइट कैविटी को सेपरेट कर रहा था, क्या नाम था? सेप्टम, है ना। याद होगा आपको अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो। द इनकरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ द पेलेटाइन बोन ड्यूरिंग जेस्टेशन इज नोन एज। पेलेटाइन बोन्स अगर जैसा मैंने बताया था कि अगर ठीक से फॉर्म नहीं हो पाती, उसकी फॉर्मेशन नहीं हो पाती, उसको क्या बोलते हैं? तो वो क्या थी? क्लेफ्ट पैलेट, मैंने बताया था, जिसकी वजह से हमें स्वाइलिंग मतलब निगलने में और बोलने में दिक्कत आएगी। ओके, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, दैट इज ड्यूरिंग इंस्पायरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर। जब हम सांस अंदर लेते तो क्या नहीं होता? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा,
इंटरकोस्टल रिफ्लेक्स नहीं होगा, डायफ्राम फ्लैटेंट नहीं होगा, या फिर साइज ऑफ थोरेक्स इंक्रीज नहीं होगा। तो क्या हुआ था दोस्तों, जब हम इंस्पायरेशन करते हैं उस टाइम पे क्या फ़र्क होता है, दैट इज 9 क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज द बेस्ट एनालॉजी ऑफ रेस्पायरेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज द बेस्ट एनालॉजी फॉर रेस्पायरेशन, एक्सचेंजिंग गिफ्ट, गिविंग अ गिफ्ट, रिसीविंग अ गिफ्ट, सिटिंग इन अ चेयर। इनमें से कौन सी एक्टिविटी हमारी रेस्पायरेशन के लिए बेस्ट एनालॉजी रहेगी, मतलब कि इनमें से कौन सी जो है क्या बोलूँ मैं, एक्शन जो कि हमारे रेस्पायरेशन सिस्टम को अच्छे से मतलब दर्शा सकता है, अब उसको बारे में बता सकता है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट, गिविंग अ गिफ्ट, रिसीविंग अ गिफ्ट या सिटिंग इन अ चेयर। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, रेस्पायरेशन में एक्सचेंज तो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लो, ऑक्सीजन दो, तो ये इस तरह से एक तरह से एक्सचेंजिंग गिफ्ट की तरह ही होती है। ठीक है, जिसमें हमारा ब्लड हमारे गिफ्ट देता है हमारे लंग्स की एल्विलाई को, और लंग्स की एल्विलाई गिफ्ट में क्या देती है, ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो इस तरह से एक्सचेंजिंग गिफ्ट होती है। ठीक है, एयर इज फोर्स्ड इनटू द लंग्स बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द, ठीक है, तो हमारे किस चीज़ के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारी एयर हमारे लंग्स में फोर्स्ड होती है, एल्विलाई के कॉन्ट्रैक्शन की, ब्रोंक्यूल्स, डायफ्राम या फिर हार्ट। कितना सरल क्वेश्चन है, आप बोलेंगे सर कैसे कैसे क्वेश्चन रख दिए। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो हमारे एयर लंग्स के अंदर आएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ख़त्म एमसीक्यूज़ और पल्मोनरी सिस्टम। ठीक है दोस्तों, अगर आप एमसीक्यूज़ की वीडियो ये देखी है तो आप इसकी पल्मोनरी वाली भी पूरी ज़रूर देखें एंड टू एंड। ठीक है ना, तो इस वीडियो में आज की में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और सिस्टम लेके। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।